हेलो स्टूडेंट्स, भौतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम परमाणु भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे। परमाणु भौतिकी में 3 परमाणु के मॉडल दिए गए हैं। पहला मॉडल थॉमसन मॉडल, दूसरा रदरफोर्ड मॉडल और तीसरा जो मॉडल है वो है बोर मॉडल। आपने शुरू के 2 मॉडल पढ़ लिए हैं, थॉमसन मॉडल और रदरफोर्ड मॉडल। अब रदरफोर्ड मॉडल के अंदर एक अल्फा कण और परमाणु के नाभिक के मध्य कितना प्रतिकर्षण बल लगता है, वो प्रतिकर्षण बल हम ज्ञात करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम से इसको समझा रखा है। ये हमने एक परमाणु ले लिया और परमाणु का नाभिक लिया है। नाभिक के ऊपर आवेश होता है Ze। Z जो है इसे कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कहते हैं Z परमाणु क्रमांक है और E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है जिसका मान 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। तो ये परमाणु है। जैसे ही कोई अल्फा कण परमाणु की ओर आता है, आपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में पढ़ा है कि परमाणु की तरफ जो स्वर्ण पत्र लिया हमने, उसकी तरफ अल्फा कण जैसे ही जाता है तो अल्फा कण विभिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक अल्फा कण ले लिया और जैसे अल्फा कण किसकी तरफ जाता है, परमाणु के नाभिक की ओर जाता है, तो एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद अल्फा कण और जो नाभिक है इनके मध्य में प्रतिकर्षण बल कार्य करने लग जाता है। इस प्रतिकर्षण बल को हमें ज्ञात करना है। अल्फा कण को 2He4 भी बोलते हैं, यानी इस पर आवेश 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। यह हमने कुछ लिख रखा है, देखिए। अल्फा कण तथा नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण बल कूलॉम के नियम अनुसार लगता है। इन्होंने बताया कि जो अल्फा कण है और जो नाभिक है इनके मध्य जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कूलॉम के नियम से लगता है। कूलॉम का नियम क्या कहता है कि जैसे जैसे दूरी पर में परिवर्तन होगा, बल में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन। दूरी पर निर्भर कर रहा है, तो इसी कारण कूलॉम के नियम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात नाभिक व अल्फा कण के मध्य बल कण की नाभिक के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमने लिख भी दिया कि बल जो है वो दूरी के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो हमें बल निकालना है। तो देखिए हमें क्या चाहिए बल निकालने के लिए। प्रतिकर्षण बल का जो बल है उसका सूत्र हो गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। Q यहाँ आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, तो आवेश चाहिए हमें पहले तो देखिए 2 चीजें हैं, एक अल्फा कण एक नाभिक। अल्फा कण पर आवेश कितना है, Q1 पहला आवेश, यहां हमने बता दिया था पहला आवेश कितना है 2e, तो Q1 बराबर कितना हो गया 2e। दूसरा नाभिक पर आवेश, नाभिक पर आवेश कितना होता है Ze, तो Q2 बराबर Ze। प्लस क्यों लिखा, क्योंकि नाभिक पर पॉजिटिव आवेश है। Z क्या है, परमाणु क्रमांक। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पे हम सोना लें, तो सोने के लिए Z का मान कितना होता है, 79 होता है, तो 79 हमने यहाँ पर रख दिया। अल्फा कण की नाभिक से दूरी कितनी मान ली हमने, R। तो प्रतिकर्षण बल का सूत्र बन गया F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। अब ये जो सूत्र है इसमें Q1 और Q2 का मान रखना है हमें। अच्छा एक चीज और देखिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, K यानी कूलॉम नियतांक, और इसका मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलॉम स्क्वायर। तो देखिए Q1 पहला आवेश कितना है 2e, किस पर आवेश हो गया ये, अल्फा कण पर। Q2 किस पर आवेश है, नाभिक पर। तो ये दोनों आवेश के मान मैंने इसमें रख दिए, तो बल बन गया F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 पहला आवेश कितना हो गया 2e, Q2 दूसरा आवेश कितना हो गया Ze, और दूरी कितनी आ गई R स्क्वायर। तो अल्फा कण व नाभिक के मध्य कितना प्रतिकर्षण बल लगता है, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2e इंटू Ze अपॉन में R स्क्वायर। आगे है नाभिक के आकार का आकलन। ये भी रदरफोर्ड मॉडल से संबंधित ही एक टॉपिक है। इसमें देखिए क्या किया हमने, परमाणु लिया और परमाणु का क्या ले लिया, नाभिक। अब नाभिक का आकार हम निकालना चाहते हैं कि नाभिक किस आकार का है। यहाँ हमने R0 R0 इसका आकार मान रखा है। नाभिक पर आवेश हमने पहले देख लिया था, Ze होता है, Z परमाणु क्रमांक, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हमने अल्फा कण लिया 2He4, इस पर आवेश कितना होता है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, यानी +2e। अल्फा कण भी धनात्मक होता है। अब हुआ क्या कि ये जो नाभिक दे रखा है इसकी तरफ अल्फा कण जा रहा है,
तो अल्फा कण जब जा रहा है तो अल्फा कण के अंदर कौन सी ऊर्जा है? गतिज ऊर्जा। भाई अल्फा कण जब गति कर रहा है तो उसके अंदर गतिज ऊर्जा है। अब नाभिक के ऊपर भी धनावेश, अल्फा कण के ऊपर भी धनावेश, और तो जैसे ही अल्फा कण नाभिक के पास जाता है तो एक निश्चित दूरी पर जाने के बाद सारी गतिज ऊर्जा किसमें परिवर्तित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी कॉन्सेप्ट को लगाकर हम नाभिक का आकार निकालेंगे, यानी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को बराबर करेंगे। कुछ लिख भी रखा है, देखिए क्या लिख रखा है। जो अल्फा कण किसी नाभिक की ओर सीधे जाते हैं वही नाभिक के सर्वाधिक समीप पहुंचते हैं। जो सीधे जाएंगे वही सबसे पास तक पहुंचेंगे नाभिक के। जैसे जैसे अल्फा कण नाभिक की ओर बढ़ता है नाभिक का प्रतिकर्षण बल अधिकतम हो जाता है तथा अल्फा कण की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा किसमें बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में। यानी हमें स्थितिज ऊर्जा यहां पर निकालनी है और फिर उसको गतिज ऊर्जा के बराबर करना है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र देखिए क्या होता है, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में R। तो हमें यहाँ पर Q1 Q2 दोनों आवेश चाहिए। तो पहला आवेश तो नाभिक पर हो गया, कितना आवेश है? Q1 बराबर प्लस ZE। दूसरा आवेश अल्फा कण पर है, Q2 बराबर कितना है? प्लस 2E। ये दोनों मान मैंने आवेशों के यहां रख दिए। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज चल रहा है। Q1 पहला आवेश ZE, Q2 दूसरा आवेश नाभिक पर 2E अपॉन नीचे क्या आ गया? R0। मल्टीप्लाई कर दिया 2ZE स्क्वायर अपॉन नीचे आ गया R0। तो ये स्थितिज ऊर्जा का सूत्र निकल गया, U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन R0। स्थितिज ऊर्जा आ गई। हमें क्या करना है? अब हमें इस स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के बराबर करना है। तो यदि अल्फा कण की गतिज ऊर्जा E ऑफ k हो तो जब पास में वो पहुंचता है और प्रतिकर्षण होना चालू होता है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के बराबर हो जाती है। गतिज ऊर्जा E ऑफ k रख दी, स्थितिज ऊर्जा का मान समीकरण 1 में निकाल रखा है वो यहाँ रख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन R0। हमें मान निकालना है R0 का, इसे ही बोलते हैं अल्फा कण की निकटतम पहुंचने की दूरी। तो R0 को ले लिया बाहर और E ऑफ k को लिया है अंदर R0 की जगह। तो R0 की वैल्यू आ गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन E ऑफ k। ये वो न्यूनतम दूरी हो गई जितनी दूरी तक अल्फा कण पहुंच जाता है और वही क्या है? आपके नाभिक का आकार। अब एक आंकिक प्रश्न देखते हैं, न्यूमेरिकल, कि 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक अल्फा कण जो स्वर्ण नाभिक Z बराबर 79 से प्रकीर्णित हो रहा है, इसके लिए निकटतम पहुंचने की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जो अपन ने इससे पहले टॉपिक किया R0 निकालने का, उसी टॉपिक पर आधारित न्यूमेरिकल है। तो देखिए न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका मैंने आपको बता रखा है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चंस में क्या दे रखा है आपको वो वैल्यूज उठा लीजिए। सबसे पहले तो पहली चीज दे रखी है 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा, यानी गतिज ऊर्जा होती है अल्फा कण में। तो ये गतिज ऊर्जा दे रखी E ऑफ k बराबर 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सबसे पहले इस मेगा को कन्वर्ट करना आना चाहिए। मेगा में कितना होता है? 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो गया। अब हमें इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट की यूनिट किस में लानी है? एमकेएस वाली ऐसा यूनिट यानी जूल। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा कर देते हैं। तो हमने क्या किया? 2.5 गुणा 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19 से गुणा कर दिया। -19 में से 6 गया तो कितना बचा? 13। तो ये जूल में कन्वर्ट हो गई ऊर्जा। दूसरी चीज आपको Z बराबर कितना दे रखा है? 79। अब जो हमने R0 का सूत्र पढ़ा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन E के, इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यानी कूलाम नियतांक आता है कि इस कूलाम नियतांक का मान कितना होता है? 9 गुणा 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये मान रख देंगे। एक E और आता है इसमें, तो E का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। तो अल्फा कण के नाभिक के निकट पहुंचने की दूरी R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2ZE स्क्वायर अपॉन E के होता है। सबके मान हमारे पास यहाँ आ गए। अब क्या काम करना है? सबकी वैल्यूज मान इसमें रखने हैं। R0 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का 9 गुणा 10⁹ 2 एज इट इज आ गया। Z की वैल्यू कितनी हो गई? 79। E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया, बटा E ऑफ k यानी गतिज ऊर्जा 2.5 गुणा 1.6 10⁻⁻13।
सॉल्व करेंगे, आर नॉट का मान आ गया 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 14 मीटर। अगला मॉडल आएगा बोर मॉडल। लेकिन बोर ने पहले रदरफोर्ड मॉडल में दो कमियों को देखा और उनमें संशोधन किया। देखिए वो कमियां क्या थी और उनमें क्या संशोधन किया गया। पहला संशोधन बोर ने बताया कि ऋणावेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन की कक्षा का क्वांटीकरण किया उन्होंने, और बताया गया कि इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/4 पाई का पूर्ण गुणज होता है। यानी बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएगा, कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाता है और उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग h/4 पाई का पूर्ण गुणज होता है। दूसरा क्या किया, दूसरा ये बताया कि स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। यानी एक स्थायी कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है तो ऊर्जा कभी भी उत्सर्जित नहीं करेगा। रदरफोर्ड की एक कमी भी थी ये तो, कि इलेक्ट्रॉन जब कक्षा में चक्कर लगाता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता जाएगा, जिससे उसकी जो त्रिज्या है वो लगातार कम होती जाएगी कक्षा की और लास्ट में जाके नाभिक में गिर जाता है। तो इसका संशोधन कर दिया। उन्होंने बताया कि एक निश्चित कक्षा में अगर चक्कर लगा रहा है तो कभी भी ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा प्राप्त होती है, अगर उसे हम ऊर्जा देते हैं तो वो निम्न से उच्च ऊर्जा कक्षा में चला जाता है, और अगर इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा कक्षा से निम्न ऊर्जा कक्षा में संक्रमित करता है तो विकिरण ऊर्जा उत्सर्जित करता है। दो काम होंगे, या तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या ऊर्जा का अवशोषण करेगा। अगर उच्च से निम्न में जाएगा तो ऊर्जा ज्यादा है उसके पास और निम्न के लिए कम चाहिए, तो ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन। और अगर किसी निम्न में है और उच्च में जा रहा है तो उस कंडीशन में उसको ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है, ऊर्जा लेनी पड़ती है। तो दो चीज पता चल गई, एक तो उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएगा जिनका कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणज है, और दूसरा कभी भी एक स्थायी निश्चित कक्षा में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। अब देखते हैं बोर मॉडल। बोर मॉडल किसके लिए था, हाइड्रोजन परमाणु एवं हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए बोर मॉडल दिया गया। और बोर मॉडल बताने के लिए बोर ने कुछ परिकल्पनाएं दी। बोर ने परमाणु मॉडल को समझाने के लिए 3 परिकल्पनाएं दी थी। वो 3 परिकल्पनाएं क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले हम बोर की प्रथम परिकल्पना दें। यहां हमने कोई परमाणु ले लिया और इस परमाणु में क्या हो गया, नाभिक, नाभिक के ऊपर आवेश हो गया Ze, और इलेक्ट्रॉन बाहर क्या करते हैं, निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में घूर्णन करते रहते हैं। तो नाभिक और जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी निश्चित हो गई r। तो जब दूरी निश्चित हो, दो आवेश हो, तो उस कंडीशन के ऊपर उसमें विद्युत बल यानी F कार्यरत होने लग जाता है। और एक इस इलेक्ट्रॉन को इस वर्ताकार कक्षा में घूर्णन कराने के लिए केंद्र से बांधे रखने वाला बल F, जिसे सेंट्रिपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, वो अभिकेंद्रीय बल भी कार्यरत होगा। इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने कितना मान लिया, m। देखिए यहाँ लिख रखा है, इस परिकल्पना के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ निश्चित वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन के वर्ताकार कक्षा में घूमने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। जो अभिकेंद्रीय बल है वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त हो जाता है। माना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, m, नाभिक पर आवेश Ze तथा जो कक्षा है उसकी त्रिज्या कितनी है, r। तो हमने देखिए सूत्र पढ़ रखा है किसका, विद्युत आकर्षण बल का, F = K Q1 Q2 बटा r²। यहाँ K का मतलब 1/4 पाई ε0, जिसका मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, वो है। चाहे तो 1/4 पाई ε0 लिख दो, चाहे K लिख दो, हमने K लिख दिया। F = K Q1 Q2 बटा r²। अब हमें Q1 Q2 चाहिए। Q1 पहला आवेश किस पर हो गया, नाभिक पर, कितना आ गया Z। Q2 दूसरा आवेश कितना हो गया इलेक्ट्रॉन पर, E, और नीचे दूरी r² है। ये मान हमने यहां रख दिया। तो F बराबर K Q1 Q2, F बराबर K Q1 की वैल्यू Ze, Q2 की वैल्यू कितनी है, E, अपॉन नीचे आ गया r²। मैंने E को इसे मल्टीप्लाई किया तो F = K Ze² अपॉन r²। पहला समीकरण बन गया। अभिकेंद्रीय बल का डायरेक्ट फॉर्मूला F बराबर mv² अपॉन क्या होता है, r। समीकरण 1 और 2 दोनों बल के मान है, साम्यावस्था में दोनों बराबर हो गए।
समीकरण 1 को 2 के बराबर रख दिया तो mv² बराबर kze² r²। तो ये बोर की प्रथम परिकल्पना हो।